हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 17 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो पहला एक इंपॉर्टेंट हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे दैट इज रिगार्डिंग डिप्लोमेसी विद अ चेंज इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस। दरअसल में यहाँ पर ना मिडिल ईस्ट के रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक दूसरा हम आर्टिकल देखेंगे रिगार्डिंग फार्म मैकेनाइजेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी जनरल स्टडीज पेपर 3 के पर्सपेक्टिव में। एंड तीसरा देखो, एक आर्टिकल है द पास्ट कैनॉट बी अनडन थ्रू रिक्रास्टिंग। देखो, ये थोड़ा सा ना पॉलिटिकल आर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर का जो व्यू पॉइंट है उसके थोड़ा सा हम उसको भी डिस्कस करेंगे, बट एट द सेम टाइम एक हमारा व्यू पॉइंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या हो सकता है उसको भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मैं भी कुछ अपने एडिशनल पॉइंट्स लेकर आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल से बात करी गई है, हम उसके अलावा भी और नई चीजें यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से। तो पहला आर्टिकल है डिप्लोमेसी विद चेंज इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, और जीएस पेपर 2 के जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला कंपोनेंट है वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, यहाँ पर राइटर बात करते हैं पहले मीडिएशन से। देखो, अक्सर हमें लगता है ना कि शायद मीडिएशन बहुत जल्दी हो जाती है, बट ऐसी बात नहीं है। दरअसल में होता क्या है ना, उसके पीछे कई कई महीनों के एफर्ट्स यहाँ पे हमें लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 33 यूएन चार्टर के अंदर भी हमें ये चीज देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं होता कि कभी भी कोई चीज के अंदर अगर मीडिएशन हो गई तो बहुत जल्दी होगी होगी नहीं। यहाँ पर भी ना बहुत लंबा टाइम का यहाँ पे हमें उस प्रोसेस देखने को मिल जाता है, जो कि शायद लोगों को पता नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नोटिस कीजिए, ईरान, सऊदी अरेबिया और चाइना। पिछले मंथ की बात है, मार्च 10 2023, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इन तीनों के द्वारा आई थी, ठीक है ना। वहां पर क्या बात करी गई थी कि एक एग्रीमेंट आ गया है, रीच कर लिया गया है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। अब ये बहुत ही शॉकिंग था एक तरह से, ठीक है ना। इसके साथ ही इन्होंने बात करी कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी अपने वापस से रिज्यूम करेंगे, एंड साथ ही साथ अपने एम्बेसीज और मिशंस को भी एक तरह से रीओपन करेंगे विद इन 2 मंथ्स। तो ये बहुत ही ना एक तरह की शॉकिंग न्यूज थी। पर राइटर यहां मानते हैं कि इसके पीछे काफी लंबे टाइम से कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी या मीडिएशन ने रोल प्ले किया होगा। साथ में इस एग्रीमेंट के अंदर इन्होंने बात करी है कि हम रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की सॉवरेनिटी की, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स के अंदर हम नहीं इंटरफेयर करेंगे, ठीक है ना। और कैसे हम एक तरह से बायलैटरल रिलेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी डिस्कशन इसके अंदर देखी गई थी। अब यहां पर अगर आप नोटिस करो, इसके अंदर बात करी गई है 1 एग्रीमेंट एंड 7 अचीवमेंट्स। ये क्या है? देखो, इसमें आप नोटिस कीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूएसए की बात करते हैं ना, तो यूएसए बहुत लंबे टाइम से इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा था। पर इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के थ्रू क्या हो गया है, वो रोल काफी हद तक कम हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जेसीपीओए के बारे में सुना होगा, यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन भी पूछा है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो क्या हुआ था, जब ओबामा के टाइम पर से ये चला आ रहा है, फिर बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने इससे विड्रॉ कर लिया। तो एक तरह से यूएस का जो एफर्ट था ना ईरान को आइसोलेट करने का, कि बाकी कंट्री से आइसोलेट कर दो, इसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए गए हैं, वो एक तरह से फेल होता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। और साथ में आप नोटिस करो, तो यहाँ पे जो ईरान है कहीं ना कहीं बाकियों के साथ एंगेज कर रहा है डायलॉग के थ्रू, ठीक है, डिप्लोमेसी के थ्रू। और साथ में ही चाइना की यहाँ पर हमें एंट्री देखने को मिल गई है वेस्ट एशियन रिलेशंस के अंदर। तो एक तरह का रजीम चेंज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, ठीक है, वो चीज हमें नहीं देखने को मिली कि ईरान के अंदर रजीम चेंज ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और बल्कि चाइना ने एक तरह से यूएसए को यहाँ पे हमें रिप्लेस होता हुआ देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसराइल के एफर्ट्स का भी एक तरह से फेलियर ही हम इसको मान सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमने एक्सपेक्ट शायद नहीं करे थे। और इसके बेसिस पे क्या हो गया है, चाइना की डिप्लोमेसी एज अ मेजर पावर ऐसा लग रहा है कि एक तरह से स्टार्ट हुई है, और आने वाले टाइम्स में हो सकता है अपनी ये इस पर्टिकुलर डिप्लोमेसी को, ठीक है ना, एज अ मेजर ग्लोबल पावर उसको और यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। साथ में अगर आप नोटिस करो तो एक यहाँ पे और रोल है, दैट इज कि सऊदी अरेबिया जो यूएसए का काफी अलाई रहा है काफी लंबे टाइम से ही, वो एक तरह से बैलेंस ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं यूएसए और चाइना को, ठीक है। बहुत ही शार्पली ये मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करते हैं जीसीसी कंट्रीज की, स्पेशली देखो जीसीसी में आप जानते हो टोटल 6 कंट्रीज देखने को मिलती हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के अंदर। बहरान हो गया, कुवैत हो गया, ओमान, कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया, ठीक है ना। जो ईरान हो गया, इनकी जीसीसी कंट्रीज के साथ काफी लंबे टाइम से काफी इश्यूज थे, ठीक है ना। कई बार कोशिश भी करी गई कि इनके जो रिलेशंस हैं उनको एक तरह से इंप्रूव किया जा पाए। पर यहां पर चाइना ने आके क्या किया है, इस रोल को, इस पर्टिकुलर चीज को काफी अच्छे से फिल कर दिया है। और ये डिफरेंट डिफरेंट जो विजिट्स हो गया या जो डिफरेंट डिफरेंट अचीवमेंट्स हो गया, इस तरह से हम चाइना के कॉन्टेक्स्ट में इसको मान सकते हैं। अगर आप नोटिस करोगे ना, इनकी जो चाइना और जो एक तरह से जीसीसी का जो उन्होंने बात करी है, तो यहाँ पे चाइना ने क्या नोटिस किया है कि चाइना ने बात करी है कि हम जीसीसी कंट्रीज को सपोर्ट करते रहेंगे विद रिगार्ड्स टू सिक्योरिटी। ऑन द अदर हैंड जो बात कर रहे हैं कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है
वहां पर भी उसका फोकस है, ठीक है। तो जीसीसी कंट्रीज भी उनके साथ एक तरह से कोलैबोरेट कर रही हैं। तो दोनों के इंटरेस्ट यहाँ पर सर्व होते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कि चाइना का एज अ ग्लोबल पावर भी बढ़ रहा है एंड एट द सेम टाइम मिडल ईस्ट के अंदर वो उसने अपने प्रेजेंस भी इंक्रीज कर दिया है। एक एक्शन प्लान भी आया है 2023 से 2027, जहां पर बात हो रही है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की। तो और उसके फोकस एरियाज क्या हैं? 5 की एरियाज हैं। एनर्जी के अंदर कॉपरेशन, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर कॉपरेशन, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इनोवेशन हो गया, एरोस्पेस हो गया, एंड साथ साथ चाइनीज लैंग्वेज एंड कल्चरल कॉपरेशन। ये क्लियरली क्या शो करता है? चाइना अपने आप का प्रेजेंस बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। देखो इंडिया का यहाँ पर क्या स्टैंड है, हमें मेजरली वो समझना है। देखो इंडिया के आप नोटिस कर रहे हो जीसीसी कंट्रीज के साथ काफी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। हमारे अप्रॉक्सीमेट नेबरहुड में भी आता है, हमारे बहुत सारे लोग वहां पर काम करते हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एक दूसरी जगह पे यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, हाइड्रोकार्बन के इंपोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि हमारे एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर की तरह जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो आ जाती हैं। हम जनरली ना देखो किसी और के मुद्दों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है ना। पर डेफिनेटली इंडिया इन चीजों से रिफ्रेन जरूर करता है, पर इंडिया कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में मानता है एंड साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो गया, फ्रीडम ऑफ वाटरवेज, इन सभी चीजों के अंदर हम एक तरह से बिलीव करते हैं। तो इंडिया का देखो काम क्या हो सकता है? इंडिया को एक तरह से ना देखो, हम जो एक तरह से बात करते हैं हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, उसमें भी हम एक तरह से इसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। हमें अपने जो डिसीजन लेने पड़ेंगे कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट के अंतर्गत लेने पड़ेंगे, जो भी कहीं ना कहीं डिसीजन हैं वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करें। एट द सेम टाइम हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम चाइना के साथ यहाँ पे कंपीट कर रहे हैं, कि चाइना की एक तरह से मिलिट्री कैपेसिटी को हम वहां पे रीच करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं लगना चाहिए। बट एट द सेम टाइम इंडिया को इंश्योर करना चाहिए कि ये जो इस तरह की ग्लोबल या आई वुड से जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज जो एक तरह से चेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं ना, उस हिसाब से इंडिया को अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में हम आगे मूव करें, ताकि इन कंट्रीज के साथ भी हमारे रिलेशनशिप्स खराब ना हो एंड एट द सेम टाइम हम कहीं ना कहीं इनके साथ अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करते हुए इंडिया के स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी और इंटरेस्ट को और बेहतर कर पाएं। ये यहाँ पर राइटर का कहना है। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज स्किल शॉर्टेज हैम्परिंग फार्म मैकेनाइजेशन, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक पेपर रिलीज हुआ है। सर पेपर किसने रिलीज किया है? NCAER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इन्होंने बात करी है कि अगर इंडिया को फार्म मशीनरी इंडस्ट्री के अंदर ग्लोबल पावर हाउस बनना है तो क्या क्या इश्यूज वहां पे फेस होते हैं एंड कैसे उन इश्यूज को हम ठीक कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात करी है कि दोनों साइड पे चैलेंजेस हैं, डिमांड साइड पे और सप्लाई साइड पे भी। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो अगर बात करें ना फार्म के अंदर मशीनरी यूजेज की, तो इंडिया में ये अराउंड 40 से 45% है। आप देख लो यूएस, ब्राजील, चाइना, यहाँ पर इनके कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है, जहां पर यूएस के अंदर 95% हमें फार्म मैकेनाइजेशन देखने को मिल जाती है। अब देखो इसी वजह से क्या है, वहां के जो फार्मर्स है ना, वो हमारे यहाँ के फार्मर्स की कंडीशन से बहुत उनकी बेहतर सिचुएशन है, ठीक है ना। वहां पर जो लैंड साइज है वो भी बहुत ज्यादा है, एंड कहीं ना कहीं इंडिया में जो लैंड साइज है आप जानते हो वो अराउंड 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में ही लाई करता है, एवरेज 1.08 हेक्टेयर के आसपास। तो उतनी फार्म मैकेनाइजेशन हम यहाँ पे अचीव नहीं कर पा रहे। अब कई जगह पे इश्यूज इस वजह से आ जाते हैं कि फार्मर्स के अंदर अवेयरनेस ही नहीं होती टेक्नोलॉजी की, मशीनरी के रिगार्डिंग, और ना ही प्रॉपर स्किल्स होते हैं। इस वजह से उनको अडॉप्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब आप लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर फार्म मैकेनाइजेशन आखिर है क्या, कौन सी मशीनरीज की बात कर रहे हैं? देखो यहाँ पर बात हो रही है आपके ट्रैक्टर्स हो गया, आपके कंबाइन हार्वेस्टर, इरिगेशन सिस्टम जो कि थोड़ा मॉडर्न वे से हो, ठीक है, अभी भी पुराने तरीके से नहीं, थोड़ा हम हायर लेवल के ऊपर जाके इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, कुछ अच्छी मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें यूज करना, हार्वेस्टिंग प्लांटिंग के नए नए टेक्निक्स यूज करना, ये आ जाता है मशीनरी के अंदर। अब यहाँ पर अगर बात करें ना कि क्या चैलेंजेस क्या फेस हो रहे हैं, तो पहला तो है स्किल्स का शॉर्टेज ही, और इस वजह से क्रिएट होता है एक लो इक्विलिब्रियम ट्रैप। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लो इक्विलिब्रियम ट्रैप क्या होता है। देखो आप एक एग्जांपल से समझो, मान लो आप कम कमाते हो पैसे, अगर पैसे आप कम कमा रहे हो तो क्या आप इन्वेस्ट ज्यादा करोगे? नहीं करोगे, आप इन्वेस्ट भी कम करोगे। अगर इन्वेस्ट कम होगा तो उससे क्या होगा? क्या ग्रोथ हो पाएगी? नहीं, ग्रोथ भी कम रहेगी। और अगर ग्रोथ देश की कम रहेगी तो इनकम भी कम होगी। तो एक तरह का लो इक्विलिब्रियम ट्रैप आ गया ना यहाँ पे। तो किसानों के या फिर जो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जो छोटे एक तरह से खेत होते हैं उनमें ये एक मेजर इशू आता है, और उस वजह से फार्म मशीनरी हम कभी अडॉप्ट ही नहीं कर पाते। साथ में दूसरा है देखो अवेयरनेस के रिगार्डिंग की। एक्चुअल में फार्मर्स को उतनी जानकारी हम नहीं उपलब्ध करवा पा रहे कि मशीनरी का क्या क्या यूजेज हो सकता है, या फिर एट द सेम टाइम अगर मशीनरी यूज करनी है तो कैसे यूज करनी है, कौन सी मशीनरी उनके फार्म के हिसाब से सबसे बढ़िया है, वो ढंग से चूज जब नहीं होती ना, तो जो इन्वेस्ट उन्होंने किया भी है वहां पर वो एक तरह से वेस्ट हो जाता है। साथ में अगर हम बात करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो MSMEs की बात होती है,
वहां पर स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है हमारे पास, उनको पता नहीं है कि किस तरह से क्या चीजें बनानी है, टूल्स कैसे बनाएंगे, मशीनरी कैसे बनाएंगे। अगर प्रॉपर स्किल्स होंगे तो कहीं ना कहीं टूल्स अच्छे बनेंगे, ठीक है ना। एंड उसके बेसिस के ऊपर जो हमारा इश्यूज हैं जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के अंदर, उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो स्किल्स ना होना एमएसएमईज के अंदर ये एक मेजर चैलेंज बन जाता है। साथ में ही जो फार्म मशीनरी है बड़ी एक्सपेंसिव भी है, ठीक है ना। इतने लाखों रुपया इन्वेस्ट करना एक छोटे किसान के लिए शायद पॉसिबल नहीं होता। उसके साथ ही अगर आप नोटिस करो कि ना डेली बेसिस के ऊपर जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती रहती है। तो हमें यहाँ पे फोकस किसके ऊपर करना पड़ेगा? R&D के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पर क्या हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? द आंसर इज नो। आप बजट के अंदर देख लो कि R&D के ऊपर कितना कम वेटेज दिया जाता है, ठीक है ना। R&D हम नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस कर ही नहीं पा रहे, एंड वो हमें यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कॉज करता है। साथ में ही कुछ वेदर कंडीशंस, ठीक है, बदल जाती हैं, ठीक है। आप नोटिस करो कि हमारा जो फार्म है, ठीक है ना, फार्म सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, पूरे वेदर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो कुछ भी चेंजेस आते हैं इसके अंदर, उसका इम्पैक्ट फार्म की प्रोडक्टिविटी के ऊपर आता है, राइट। तो फार्म मशीनरी भी हमारी सीजन स्पेसिफिक होनी चाहिए, वेदर कंडीशंस के हिसाब से हम उनको चेंज कर पाएं। पर अभी तक ऐसी चीजें इंडिया के अंदर नहीं इंप्लीमेंट करी गई हैं। साथ में अगर आप नोटिस करो ना, मशीन्स हैं, ठीक है, तो मशीन धीरे धीरे खराब भी होंगी, डेफिनेटली। मशीन में कुछ हमें नए नए रिपेयर्स वगैरह भी करने पड़ते हैं। पर ये जो रिपेयर की कॉस्ट है ये बहुत महंगी है। देखो, पहले तो मशीन खरीदना महंगा है, फिर मशीन जब थोड़ा खराब हो गया या फिर कुछ उसके अंदर रिपेयर वगैरह करना है, वो भी महंगा है। तो किसान जनरली सोचते हैं कि यार इतना पैसा हम क्यों इन्वेस्ट करें, मतलब इतना पहले खरीदने में फिर उसको रिपेयर करने के अंदर। इस वजह से भी कहीं ना कहीं फार्मर्स पीछे हट जाते हैं इन चीजों को करने के लिए, ठीक है ना। एंड साथ में अगर आप नोटिस करो, आने वाले टाइम में हम थोड़ा इन्वायरमेंट की भी बात करेंगे, ठीक है। पर आजकल के टाइम पर हम जो फार्म मशीनरी के अंदर क्या यूज करते हैं, मेजरली फॉसिल फ्यूल्स को यूज किया जाता है। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली अगर हमें इनको बनाना है इक्विपमेंट्स को, तो क्या होगा, वहां मैन्युफैक्चरर्स को और कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी दबाव है। तो इस वजह से अभी तक ढंग की हम फार्म मशीनरी की डायरेक्शन में नहीं मूव कर पाए हैं। तो सर जरूरत क्या है? देखो, जरूरत है पहले तो किसानों को ना बताया जा पाए कि आखिर ये फ्रंट लाइन, इनको डेमोस्ट्रेशन दिया जा पाए, ठीक है ना, इनको बताया जाए, दिखाया जाए कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज किया जा पाएगा। तो कहीं ना कहीं किसानों के अंदर जो अवेयरनेस है वो इंक्रीज हो पाएगी। जो नए नए हम बात कर रहे हैं ना, नए नए लोग आ रहे हैं इसके अंदर, फैक्ट सेक्टर के अंदर, उनको हम बताएं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उससे इस चीज को हम और अडॉप्ट कराने के अंदर हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, जैसे हमारे पास केवीकेज होते हैं ना, कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर्स हो गया, यहाँ पर फोकस करना चाहिए कि ये लोग कहीं ना जो यंग फार्मर्स हैं, ठीक है ना, ओनर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, इनको ट्रेन करें कि कौन सी मशीनरी आपके लिए सबसे बढ़िया है, कैसे उसको सिलेक्ट करना है, कैसे उसको अप्लाई करना है। ताकि अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचेगी, उसके बेनिफिट्स वहां तक पहुंच पाएंगे, तो फार्म मशीनरी अडॉप्ट होगी। एंड कहीं ना कहीं जो इंडिया के अंदर हमें लो प्रोडक्टिविटी देखनी पड़ती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, इस चीज का जो इश्यूज हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। साथ में कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे राइटर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऊपर काम कर सकती है ताकि डिमांड साइड के ऊपर काम करे। कुछ हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, तो प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा सकता है। ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी कुछ तरह के कोर्सेज दे सकती है, ठीक है ना। जो हमने देखा ना कि कुछ स्किल की शॉर्टेज है, तो स्किल शॉर्टेज को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, कुछ तरह के कोर्सेज दिए जा सकते हैं जो स्किल्स को कहीं ना कहीं इनहेंस करें। तो वो हो गया। साथ में जो ITIs होते हैं, हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जिनका एक तरह से काम होता है कि जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको इंडस्ट्री रिगार्डिंग हम एजुकेशन दे पाएं, तो उनका भी यहाँ पर रोल है, वो भी स्किल गैप्स को रिड्यूस करने के अंदर अपना काम कर सकते हैं। एंड लास्टली, वोकेशनल एजुकेशन स्किल प्रोग्रामिंग की बात करी गई है कि ITI के अंदर हम रेलेवेंट कोर्सेज को लेकर आ सकते हैं। सरकार की जो अप्रेंटिसशिप पॉलिसी है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, ताकि जो भी यहाँ पर मशीनरी सेक्टर के अंदर, ठीक है ना, जो फार्म मशीनरी है उसके अंदर जो भी इश्यूज कहीं ना कहीं आते हैं उनको हम अच्छे से सॉल्व कर पाएं। तो ये हो गया हमारा दूसरा आर्टिकल। चलते हैं हमारे तीसरे आर्टिकल की तरफ। देखो, तीसरा आर्टिकल है द पास्ट कैनॉट बी अनडन थ्रू अ रिक्वेस्टनिंग, ठीक है। इसको आप GS पेपर 1 के कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, ये आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है कि थोड़ा सा ना, ये जो आर्टिकल है थोड़ा एक पर्टिकुलर लेंस से दिखाया गया है। तो देखो, जो भी इस आर्टिकल में बातें करी गई हैं वैसा राइटर ने करी हैं, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा वो बातें, वो राइटर के द्वारा बात करी जा रही है। तो यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ना एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट देने की कोशिश करूँ, ठीक है। राइटर ने जो व्यू पॉइंट दिए हैं, ठीक है, उसके साथ ही साथ मैं कुछ और एडिशनल पॉइंट्स भी ऐड ऑन करूंगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एक साइड से लिखा गया है, क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर बहुत ही बैलेंस ढंग से अपने आंसर को लिखना होता है। देखो, यहाँ पर राइटर क्या बात कर रहे हैं, राइटर ये बात कर रहे हैं कि देखो, दुनिया में हमें ना इस्लामोफोबिया देखने को मिलता है। इस्लामोफोबिया का मीनिंग क्या है? इस्लामोफोबिया का मीनिंग ये है कि इस्लाम या मुस्लिम्स की तरफ एक तरह से अगर लोग इनसे नफरत करते हैं, इनसे डिसलाइक या इससे डरते हैं, उसको बोलते हैं इस्लामोफोबिया।
अब अलग अलग जैसे फॉर एग्जांपल यूएन वगैरह में भी इस चीज को नोटिस किया है, इसलिए 15 मार्च को हर साल क्या सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे टू, मतलब इसको डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, कि लोगों के अंदर इस्लाम के रिगार्डिंग डर ना हो, उनसे डिसलाइक ना हो उनके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो यूएन हमारे यूएन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी ये चीज बात करी हुई है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। अब इंडिया के अंदर देखो हम बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम की, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ठीक है ना। G20 के अंदर भी हमारा मोटो ये है। तो इंडिया ने ना इस मूव को दरअसल में अपोज किया है। अपोज क्यों किया है इंडिया ने? देखो इंडिया का ये मानना है कि देखो इस तरह के जो रिलीजियस मुद्दे हैं ना, ठीक है ना, ये लोगों को डिवाइड करने का एक तरीका है। पर इंडिया तो मानता है कि सब धर्मों को साथ में लेके चलने का, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी यही बात करी गई है, बिल्कुल, ठीक है ना। सब इक्वल है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, ठीक है ना, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी ट्राइब्स का हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल इक्वालिटी की बात करता है। तो इंडिया ने ये कहकर अपोज किया है। पर इस बात से ना राइटर अग्री नहीं करते, ठीक है ना, जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के राइटर हैं वो अग्री नहीं करते। सर वो क्यों नहीं अग्री करते? देखो अग्री इसलिए नहीं करते क्योंकि इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जहां पर कह रहे हैं कि मुस्लिम्स के साथ ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये राइटर का व्यू पॉइंट है, ये मेरा व्यू पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। ये राइटर ऐसा कह रहे हैं, इन्होंने कुछ हाईलाइट किए हैं कि दादरी इंसिडेंट हो गया, ठीक है ना, लिंचिंग्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। कई बार हमें हिजाब पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिलता है, मॉस्क के ऊपर कुछ फ्रीक्वेंट अटैक्स हुए हैं जहां पर इन्होंने बोला है कि थोड़ा मुस्लिम्स के अगेंस्ट कुछ जगह पे इश्यूज देखने को मिले हैं। इसके अलावा ना देखो एक बहुत ही मेजर डिबेट चली आ रही है कि क्या हिस्ट्री बदली जा रही है, क्या हिस्ट्री को चेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइटर का व्यू पॉइंट है कि हिस्ट्री को ना सरकार चेंज करने की कोशिश कर रही है, तोड़ मड़ोड़ने की कोशिश कर रही है। देखो यहाँ पर आपको दोनों तर्क समझने होंगे। राइटर क्या कह रहे हैं? राइटर कह रहे हैं कि देखो मुगल रूलर्स हो गया, सल्तनत रूलर हो गया, इन्होंने भी काफी अच्छे काम किए हैं, ठीक है। बट हमारी गवर्नमेंट जो स्पेशली जो एनसीईआरटी है, उन्होंने बोला है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम इनको हटा रहे हैं, हटा नहीं रहे, इनका भी काम था, ठीक है, इन्होंने भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें करी हैं। तो एनसीईआरटी से हमारी बुक्स के अंदर इन चीजों का मेंशन रहेगा। बट एट द सेम टाइम देखो बहुत सारे ऐसे हमारे एम्पायर, जैसे फॉर एग्जांपल आप चोला एम्पायर देख लो, या फिर आप लचित बोरफुकान जी के बारे में देख लो, जिन्होंने अहोम किंगडम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है ना। हमारे मराठा एम्पायर को देख लो, तो इनके ऊपर ना शायद हम उतना वेटेज नहीं दे पाए हैं। तो इस तरह की जो मतलब जिनको हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए, उनको इंक्लूड करना कोई गलत थोड़ी है, ठीक है। तो ये बातें सरकार का व्यू पॉइंट है कि हम हिस्ट्री को ना एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर जिन लोगों के ऊपर उतना वेटेज हम नहीं दे पाए उनको और इंपॉर्टेंस देने की बात कर रहे हैं, और जहां पर अनड्यू इंपॉर्टेंस दे दी गई है वहां पर उनकी इंपॉर्टेंस कम करने की बात कर रहे हैं। तो सरकार का ये तर्क है। पर राइटर बोल रहे हैं कि नहीं, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए सरकार ऐसा यहाँ पे कर रही है, हर जगह पे हर स्टेट का नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के नाम यहाँ पे बदले जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल उन्होंने ये भी दिया है कि देखो जो भी नाम उर्दू में होता है सरकार उसको बदल देती है, पर एक्चुअल में उर्दू तो इंडिया से ही बॉर्न हुई है, ठीक है ना। तो ये डिमांड काफी अजीबोगरीब सी है। साथ में अगर आप नोटिस करो, जैसे फैजाबाद का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। अब देखो जो फैजाबाद है ना, वो फैज वर्ड कहां से आया है, कि एक्चुअल में क्या हुआ था कि सक्सेस से वर्ड आया, ठीक है ना। तो उस वर्ड को क्यों हटाया जा रहा है, ठीक है ना, उसका नाम क्यों चेंज किया जा रहा है। उसी तरह से आप नोटिस करो अलीगढ़, तो जो अलीगढ़ नाम है, ठीक है ना, ठीक है ना, कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रख दिया जाए। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो अलीगढ़ का नाम है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो मुगल्स ने दिया था, ठीक है ना। अलीगढ़ दरअसल में मराठास के ऊपर नाम रखा गया था, क्योंकि मराठास के जो एक तरह से, ठीक है ना, उन्होंने आप नोटिस किया होगा नजाफ अली खां, उनके नाम पे ऊपर जो मराठास के गवर्नर थे उसके नाम पर था। तो ये जो अजीबोगरीब नाम चेंज किए जा रहे हैं ये गलत है, यहाँ पर राइटर ऐसा व्यू पॉइंट रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से ना देखो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं इन्होंने। इलाहाबाद का बात करी है कि प्रयागराज क्यों बदल दिया, औरंगाबाद का नाम हम क्यों चेंज कर रहे हैं संभाजी नगर के नाम पे, ठीक है ना, सॉरी औरंगाबाद का नाम क्यों चेंज किया जा रहा है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने एग्जांपल्स दिए। हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि हर पर्टिकुलर चीज का हम एग्जांपल देखें कि किस किस का नाम चेंज हुआ है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे देने की कोशिश करी है, ठीक है। बेसिकली क्या पॉइंट क्या है कि इन्होंने प्रूव करने की कोशिश करी है कि जो सरकार कर रही है वो गलत है, कि हिस्ट्री को ये चेंज करने की कोशिश कर रही है। बट हमें अपने एग्जाम के अंदर इस तरह के पॉइंट्स नहीं लिखने कि जो बहुत ही एक पर्टिकुलर साइड को दिखाएं। हमें दोनों की चीजों को देखना पड़ेगा कि डेफिनेटली हमें अगर हिस्ट्री के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है ना, तो हिस्ट्री के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बट दो शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है। अगर कोई भी पर्टिकुलर एंटिटी है जो पॉलिटिकल गेन्स के लिए, लोगों को भड़काने के लिए अगर नाम चेंज करना है, हिस्ट्री बदलनी है, वो चीज गलत है, ठीक है ना। पर अगर कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री एक्सटेंड कर रहे हैं और जिन लोगों को हमने इंपॉर्टेंस नहीं दी हिस्ट्री के अंदर, अगर उनको इंक्लूड किया जा रहा है तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर ना एक मैं आपको बात बताता हूँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। हमारे इंडिया, हमारे अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लो, आप फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर लो, आप कहीं ना कहीं बात कर लो 1857 रिवोल्ट की,
तो इंडिया ने हमेशा डाइवर्सिटी के अंदर बात करी है, ठीक है ना, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही बल्कि डाइवर्सिटी है। और इंडिया में अगर आप नोटिस करो, हमारी यूनिटी ना बिना किसी यूनिफॉर्मिटी के आती है, और डाइवर्सिटी है वो बिना किसी फ्रेगमेंटेशन के आती है, ठीक है ना। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर सभी धर्म इकट्ठे से रह सकते हैं, ठीक है ना, आराम से रह सकते हैं बिना किसी डर के, ठीक है। आपको अगर अगर जैसे राइटर ने इस केस में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए ना कि जहां पर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में झगड़े देखने को मिले होंगे, तो डेफिनेटली कुछ जगह हो सकती हैं, ठीक है। पर इस बेसिस के ऊपर ये कह देना कि इंडिया में टॉलरेंस नहीं है, इंडिया में इनटॉलरेंट लोग हो चुके हैं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। देखो, इंडिया में आज भी सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं। कुछ पर्टिकुलर लोगों की वजह से अगर ऐसा होता है तो हम इंडिया को यहाँ पे बदनाम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, राइटर का तो व्यू पॉइंट था ही था, मैं पूरी तरह से अग्री बिल्कुल नहीं करता हूँ राइटर से। इसी वजह से मैंने अपने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं जो कि इन लाइन है विद द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो आपको भी ना देखो, बिना अपने बाइसेस को साइड में रखते हुए हमेशा वो स्टेप उठाना है जो कहीं ना कहीं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में हो। आई बात समझ में? तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं फिर से बता दूं, ठीक है, डिस्क्लेमर यही था, ऑल्दो मैं पॉलिटिकल बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल आर्टिकल्स होते हैं उनको डिस्कस नहीं करता, बट हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता था, तो इसीलिए एक बैलेंस व्यू पॉइंट यहाँ पे बताने की मैंने कोशिश करी है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।